कॉर्पोरेट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे रडार पर है केईआई इंडस्ट्रीज। कंपनी केबल्स और वायर्स के साथ टर्न की प्रोजेक्ट्स बनाती है। इनके क्लाइंट्स की लिस्ट में स्टेट पावर कॉरपोरेशन भी शामिल है। केईआई इंडस्ट्रीज ग्लोबल ब्रांड्स की लिस्ट में भी है और करीब 50 देशों को एक्सपोर्ट भी करती है। एक साल में प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी ने 90% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। आगे क्या है कंपनी का आउटलुक, FY23 किस तरह से लग रहा है, कैपेक्स को लेकर क्या प्लान्स हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता साहब। मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद। होली की आपको शुभकामनाएं सर। उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमारे साथ वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस एंड अब हम एक बेहतर साल देख पाएंगे। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसे करेंगे समराइज अभी तक जो सिचुएशन पैन आउट हुई है, डिमांड कैसी दिख रही है, और फिर हम FY23 की भी बात करेंगे। देखिए, अभी तो इस साल डिमांड अच्छी रही है और हमने क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर वी हैव सीन की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। 1920 प्री कोविड लेवल से के बाद से अब तक अप्रॉक्सीमेटली इस साल में रफली, क्योंकि बेस लास्ट ईयर लो था, तो लास्ट ईयर के बेस से रफली 30-32% की ग्रोथ का हम अनुमान लगा रहे हैं पूरे साल में। और जहाँ तक डिमांड का सवाल है, स्पेशली इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में और सोलर प्रोजेक्ट्स में, मेट्रो, रेलवेज, इंफ्रा एंड सोलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू काफ़ी अच्छी डिमांड और काफ़ी अच्छी पाइपलाइन नज़र आ रही है। सर, गवर्नमेंट का पुश हमने देखा इंफ्रा की तरफ ज़बरदस्त है। क्लियरली ये ऑगर वेल करता है फॉर वायर्स एंड केबल्स ऑल्सो। तो FY23 कैसा दिख रहा है साल? कहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आने की उम्मीद है? कौन से पॉकेट्स आपको लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे? ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर? देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी सेक्टर्स हैं वो सभी ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे, सभी में ग्रोथ आएगी। मैं बात करूं रियल एस्टेट सेक्टर, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे भी अगले कई साल तक करता रहेगा। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में स्पेशली मेट्रो हर सिटी के अंदर बन रहे हैं, तो मेट्रो के डिमांड और ओवरहेड टू अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस, इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा बड़ा सेक्टर है सोलर। सोलर सेक्टर से जो केबल की डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितनी तेजी से हम लोग इस इंफ्रा को बनाएंगे, इसके लिए हमारे को पावर की जरूरत है, और विच कैन कम बाय ओनली रिन्यूएबल एनर्जी विच इज, एंड विंड इस टाइम काफ़ी लो चल रहा है। तो मेन थ्रस्ट जो है सरकार का वो सोलर की तरफ है। सोलर के अंदर बहुत सी कंपनियां फोटोवोल्टिक सेल और बैटरी चार्जिंग सिस्टम्स और दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए आ रही हैं। गवर्नमेंट ने उसके लिए PLI स्कीम्स भी दी हैं। चौथा बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। मुझे लगता है कि ये जो PLI स्कीम्स जो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए अनाउंस की हैं, उससे अगले साल में बहुत सी कंपनियां ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगी, क्योंकि वैसे भी बहुत सी कंपनियां लोन से डिलीवरेज हो चुकी हैं, उनकी बैलेंस शीट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं और बैंक्स भी अब लैंड करना चाहते हैं। बैंक्स लैंड करना चाहते हैं, तो आई थिंक ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, डिमांड दिख रही है। आपने कहा सारे सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कहीं कोई चैलेंजेस दिख रहे हैं सर? कोई पॉकेट्स जहां अभी भी दिक्कत है या वहां से लगता है कि अभी थोड़ा समय और लगेगा रिकवरी के लिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि जो करेक्शंस होनी थी पिछले 2 साल में हुई हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी हुई हैं, बैड लोन रिकवरीज में भी हुई हैं, जिससे कंपनीज की जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई हैं, उनके प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं। गवर्नमेंट ने भी PLI स्कीम दिया। दूसरा, कॉरपोरेट टैक्स को कम किया, जिससे उनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो मुझे ऐसा कोई सेक्टर अभी नज़र नहीं आता जिसके अंदर रिकवरी नहीं हुई। ओवरऑल अच्छा समय है और सभी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक दिक्कत जो हमने देखी सर, एक कंटिन्यूस इंक्रीज देखी गई कमोडिटी प्राइसेस में, और ऑब्वियसली उसका मतलब आपके भी बिजनेस पर पड़ता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो एंड प्रोडक्ट भी महंगा होता है। किस तरीके का इम्पैक्ट आपने अपने बिजनेस पे देखा उसका? आगे क्या आउटलुक लग रहा है? स्पेशली कॉपर और एल्यूमिनियम जो कि की रॉ मटेरियल्स हैं आपके वायर एंड केबल के बिजनेस में, ऑलमोस्ट 70% कॉस्ट उन्हीं की आती है, और जिस तरह से तेज़ी हमने देखी इनके प्राइसेस में, उसका असर क्लियरली बिजनेस पर पड़ेगा। तो मार्जिन्स पर कहीं असर हो सकता है नेगेटिवली सर?
देखिए, जहां तक कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस का सवाल है, आई थिंक पिछले 6 महीने में जो अभी अभी जो लेवल्स चल रहे हैं वो करीब करीब स्टेबलाइज हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि पिछले 15-20 दिन में एकदम उछाल आया था कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर, और एक सप्लाई कॉन्स्टेंट्स को लेकर एकदम उछाल आया था। बट वो पिछले 7 दिन में हमने देखा है कि वो करेक्टिव भी हुआ, करेक्शन भी हुआ है। और मैं पहले भी कई बार कहा है कि एल्यूमिनियम और कॉपर से हम लोगों को ज्यादा हिट नहीं आता, बिकॉज उसको हम काफी अपने ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू अवर ऑर्डर्स हैच करके चलते हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों में, जो 1 महीने में 2 महीने में स्टील के प्राइसेस में काफी उछाल आया है। तो ये स्टील 20 से 25 रुपए किलो का इसमें इंक्रीज हुआ है पिछले 3 महीने में। तो हालांकि ये हमारे लिए छोटा कंपोनेंट है, बट जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कहीं ना कुछ तो मार्जिन्स को इम्पैक्ट करते ही हैं। तो बट मुझे ज्यादा कोई रिस्क नजर नहीं आता कि इम्पैक्ट मार्जिन्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। फैक्ट मार्जिन्स पर आपको नहीं दिखता है, स्टेबलाइज हो गए प्राइसेस, ये एक अच्छी बात है। बट सर, कुछ प्राइस हाइक्स जो आपने पहले ली हैं, आगे किस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है? कोई प्राइस हाइक्स आप आगे लेंगे? आउटलुक क्या होगा प्राइसिंग को लेकर इस साल और FY23 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो? देखिए, प्राइस हाइक्स तो कंटिन्यूसली जैसे ही मेटल के प्राइसेस या दूसरे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हर 15 से 20 दिन में लिस्ट प्राइसेस को रिवाइज किया जाता है और उनको करेक्ट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट। और जहां तक B2B बिजनेस का सवाल है या केबल्स का सवाल है, उसमें तो जब भी हम कोई इंक्वायरी या टेंडर्स कोट करते हैं, वो करंट लेवल्स को और उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स को ऐड करके ही कोट करते हैं। और जब उसकी नेगोशिएशन होती है तो उसको उन प्राइसेस को उस लेवल पर नॉर्मलाइज करते हैं। तो मुझे इसमें कोई अभी ज्यादा चैलेंज नजर नहीं आता कि प्राइसिंग को लेकर जो है हमारे मार्जिन्स पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ओके, प्राइसेस को लेकर मार्जिन्स पर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मार्जिन बैंड क्या होगी सर? क्या उम्मीद करें, मार्जिन रेंज क्या रहेगी इस साल और अगले साल का आउटलुक मार्जिन्स पर? देखिए, बिकॉज ऑफ दिस इनपुट प्रेशर, इस साल जो मार्जिन्स ओवरऑल रहे हैं वो अराउंड 10.5% के करीब रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस लेवल को हम मेंटेन कर पाएंगे। और अगले साल तो मुझे लगता है कि मार्जिन्स हम 1% और इम्प्रूव करेंगे। बट मैं जानना चाहूंगी सर, थोड़ा अमाउंट जो आपका आउटस्टैंडिंग था विद द गवर्नमेंट, उसका क्या स्टेटस है? क्या पूरा रिफंड हो चुका है, कुछ पेंडिंग है? कैन यू गिव अस एन अपडेट सर? हाँ जी, काफी अच्छी रिकवरी हुई है उसमें। जो पुराने प्रोजेक्ट्स जो हमारे क्लोज हुए हैं उसमें इस साल में रफली 150 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। और जो बाकी है वो मुझे लगता है अगले साल में और बैलेंस पैसा भी आ जाएगा। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है बाय द एंड ऑफ मार्च काफी इम्प्रूव नजर आएगा। बैलेंस है सर, अभी 150 करोड़ की रिकवरी हुई है, बट कितना बचा है? रफली इतना ही और बचा है। और ये नेक्स्ट ईयर एज एन FY23 में आप कह रहे हैं कि रिकवर हो जाएगा? हाँ जी। ओके, वर्किंग कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं आपने कहा, बट मैं जानना चाहूंगी किस तरीके का कैपेक्स लाइनअप है, एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी क्या कर रही है? करंट कैपेसिटी आपकी कैसी है और डिमांड जैसा आप कह रहे हैं बढ़ रही है, तो क्या कुछ एक्सपेंशन अंडरटेक करेंगे? इफ यस, व्हाट वर्टिकल्स विल दैट बी इन? देखिए, हम लोगों का कैपेक्स लाइंड अप है अगले 3 से 4 साल के लिए रफली 800 करोड़ रुपए का। और इसके लिए अप्रैल या मई से इसमें काम शुरू हो जाएगा। और अगले 4 साल के अंदर हम ये इतना बड़ा कैपेक्स करेंगे। अभी जो हमारी कैपेसिटी है, अगर मैं वैल्यू टर्म्स की बात करूं, रफली 6800 से 6800 से 7000 करोड़ रुपए तक की हमारी कैपेसिटी है। तो अगले साल के लिए हमारा जो ग्रोथ प्लान है 15 से 17% तक का, वो मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एग्जिस्टिंग प्लांट्स में भी हम डी बॉटलनेकिंग करके 5 से 7% कैपेसिटी अगले साल में इंप्रूव करेंगे। तो जब तक ये नया प्रोजेक्ट शुरू होगा अगले 18 से 24 महीने में, तब तक के लिए हमें 15 से 18% हर साल ग्रोथ करने की हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है। और हमें उम्मीद है कि इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो मोटा मोटी 700-800 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं अगले 4 साल में खर्च होगा, और 17-18% तक की ग्रोथ हर साल आप देख पाएंगे, जो आप बात कह रहे हैं। ऑल राइट सर, और कैपेसिटी ऑफ कोर्स जो अभी है वो भी आगे बढ़ रही है। बट सर, कंपनी ने ये भी अनाउंस किया था कि वो फोरे करेंगे FMEG स्पेस में।
क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स होंगे एंड इवेंचुअली उसका क्या ओवरऑल साइज होगा आपके ओवरऑल बिजनेस में? देखिए, अभी हमने इस मामले में कोई निर्णय नहीं किया है। अभी हमारा पूरा फोकस जो है हमारी जो रिटेल सेक्टर के थ्रू हाउस वायर जो हम बेचते हैं उसको ग्रो करने में है। और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू हमारी जो केबल की सेल है वो काफी बड़ी है। इस साल में रफली 40 से 42% बिजनेस हमारा B2C डीलर नेटवर्क के थ्रू होगा। और जिसको हमें कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 साल में इसको 50% तक इसका मिक्स ले जाएं। तो इसके बाद ही हम फर्दर निर्णय करेंगे कि किन दूसरे प्रोडक्ट्स में हमें उन्हीं डीलर चैनल्स के थ्रू जाना है। बट अभी तक हमने इसके ऊपर कोई फाइनल निर्णय नहीं किया है। ओके, इस वक्त फाइनल निर्णय नहीं है, बट ये डेफिनेटली आपके रडार पर है। बट अभी कुछ यहाँ डेवलपमेंट्स नहीं है, आप बता रहे। प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन कैसी दिख रही है, और जोग्राफिकल प्रेजेंस और रीच कैसे बढ़ाएंगे? इंटरनेशनल बिजनेस कैसा दिख रहा है? नो देर आर टेंशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तो उसकी वजह से कुछ बिजनेस पर असर सर? अभी जो हमारी अभी तक की जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उन मार्केट्स में इन टेंशंस का, यूक्रेन यूएस वार, रशियन वार का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। बिकॉज हमारा रशिया से या यूक्रेन से कोई बिजनेस नहीं है। तो उन बल्कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जहां पर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमारा मेजर बिजनेस डोमिनेशन था, वो काफी ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस। वहां काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीकन मार्केट्स में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। तो मुझे लगता है पिछले 2 साल से हम ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर पाए बिकॉज ट्रैवलिंग बंद था। अब जैसे ही ट्रैवलिंग खुला है तो हमारे लोग जो हैं ट्रैवल करेंगे और दूसरे नए कस्टमर्स को डेवलप करेंगे और दूसरे नए कंट्रीज को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हम अपनी रीच को बढ़ा सकें। और सर प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट पाइपलाइन? प्रोडक्ट पाइपलाइन में हमारा मेजर जो सेल है वो लो टेंशन और हाई टेंशन पावर केबल्स का है। और कुछ मार्केट्स में हम अपनी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल भी एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ मार्केट्स हैं जिसको हम हाउस वायर या दूसरी लो टेंशन वायर्स या मल्टीकोर फ्लेक्सिबल भी सेल करते हैं। रेलवे सेक्टर, पावर सेक्टर, यहाँ पर किस तरीके का ट्रैक्शन है? मैंने ऑफ कोर्स ब्रॉडली आपसे समझा, हाउस वायरिंग तो आपने बताया, बट पावर एंड रेलवे वहाँ पर कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस फॉर FY23? देखिए, रेलवे सेक्टर में हमारा जो मेजर फोकस हमेशा रहा है वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स में रहा है। तो जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, दिल्ली में, मुंबई में, आगरा, कानपुर, बहुत से सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और उनमें केबल की अच्छी खासी डिमांड होती है उस रेलवे लाइंस पर पावर लाने की और उसके बाद स्टेशंस के अंदर और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो उसमें बहुत अच्छा मैंने पिछले अभी थोड़ी कुछ देर पहले ही कहा है कि वो मेजर फोकस है और वो हमारी मेजर मार्केट है इस टाइम मेट्रो प्रोजेक्ट्स की। जहां तक नॉर्मल रेलवेज का सवाल है वो एक रूटीन डिमांड है और वो भी चलती रहती है। ओके, रूटीन डिमांड है, चलती रहती है। बहुत क्विकली सर, आखिरी सवाल, ईपीसी डिवीजन में क्या हो रहा है सर? हमने देखा कि सेल्स थोड़े कम हुए थे ऑन अ ईयर बेसिस, ऑलमोस्ट 24% इन Q3। कंट्रीब्यूशन भी रिड्यूस हुआ है सर, 6.9% वर्सेस 11.35%। क्या वजह है सर? कोई खास वजह हम और यही ट्रेंड्स हम आगे भी देखेंगे क्या? देखिए, ईपीसी डिवीजन को पिछले 2 साल में हमने एज ए स्ट्रेटेजी रिड्यूस किया है बिकॉज उसमें पैसा फंस रहा था काफी। स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से पेमेंट्स नहीं आ रहे थे। उनका कहना था कि हमें जीएसटी रेवेन्यू कम हुआ है जिसकी वजह से हम पेमेंट्स रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा पूरा फोकस था कि जो प्रोजेक्ट्स हमने लिए हुए हैं उनको कंप्लीट करें और उनसे जो रिटेंशन पेमेंट्स हैं वो निकालें। और दूसरा, कैश फ्लो के एंगल से भी हम ईपीसी डिवीजन को जो हम 1,1200 करोड़ तक ले गए थे उसको हमने 50% एज ए स्ट्रेटेजी भी करने का निर्णय किया। रफली 500 से 600 करोड़ तक ही हम उसको हर साल करेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे जो फुल्ली फंडेड हों वर्ल्ड बैंक से या पीएफसी या आरईसी से, जिससे हमें उसमें फंड्स की प्रॉब्लम ना आए। ये जो ईपीसी डिवीजन है ये एक हमारा केबल का एक्सटेंशन है। हम वही प्रोजेक्ट्स करते हैं जिनमें केबल की सप्लाई सिग्निफिकेंट होती है।
तो उसी एंगल से हमने इस बिजनेस को शुरू किया। ओके श्योर। सो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें पैसा फंस रहा था, इसलिए आपने वहाँ पर थोड़ा एक्सपोजर कम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए KEI इंडस्ट्रीज़ के आगे के क्या है प्लान्स और क्या है बिजनेस आउटलुक।